हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अजय सर के नोट से। ठीक है, तो इसमें हम इंडेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंडेस में क्या था गाइस कि ना इंडिया में जो है वो अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो 1 to 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि कौन इशू करता है? आईसीएआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो एएस जो एप्लीकेबल होता है वो जनरली आपकी पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, ठीक है, जो आपकी छोटी मोटी कंपनीज है उन पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन इंडिया जो एप्लीकेबल होता है वो बड़ी बड़ी कंपनी पे होता है। ठीक है, तो इसमें आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप में दो आ जाते हैं, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाता है और एक आता है आईएफआरएस। आईएफआरएस मतलब हमारी इंडिया में उसको इंडेस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडेस बनाया हुआ है वो बेसिकली 98% कॉपी पेस्ट है और 2%, ठीक है, 2% कार्व आउट और कार्विन्स है बेसिकली। ठीक है, तो हमारे आईएफआरएस अगर हम देखें तो कितने हैं इंडियन आईएफआरएस में? एक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 41 है और एक है आईएफआरएस जिसमें 1 to 16 है। ठीक है, जो कि किसने इशू किए हुए हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ठीक है, टू मेक आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंटरनेशनल लेवल, सो दैट जो एफआईआईएस है वो हमारी बैलेंस शीट और पीएनएल को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारी समझ सकें। ठीक है, कंपैरिजन करके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। तो इसलिए इसलिए ये इंडेस लाया गया ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मैच कर सके इंटरनेशनल लेवल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और एफआईआईएस इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अडॉप्ट कर लें आईएफआरएस को। हमारे पास ऑप्शन थे उस टाइम पे जब 2016 में आपका इंडेस आने से पहले 2016 में ये सब चल रहा था, बात चल रही थी। तो हमारे पास उस टाइम पे इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, या तो आईएफआरएस एज इट इज कर लें या फिर वो क्या करे आईएफआरएस में थोड़ा सा चेंज कर ले अपने अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इंडिया में इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कार्व आउट कर दिया। मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि हम आईएफआरएस की नहीं मान रहे, ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग होगी। और कार्विन मतलब कोई भी एडिशनल गाइडेंस जो हम चाहते हैं जो कि आईएफआरएस में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो कार्व आउट किसे बोलते हैं गाइस? कार्व आउट उसे बोलते हैं कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई गेन और लॉस होता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे अकॉर्डिंग मान लीजिए कि हमने कोई ठीक है एसेट खरीदी, तो हमारे अकॉर्डिंग तो वो एसेट जो है वो एसेट है, हम एसेट में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन किसी और के लिए वो क्या हो सकती है आपकी? वो इनकम हो सकती है। ठीक है, सॉरी, इनकम नहीं, एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, तो आईएफआरएस में कोई कोई चीज़ें ऐसी थी जो कि आपकी मतलब वैलिड नहीं थी, क्योंकि आईएफआरएस उसको कह रहा था कि वो तो इनकम ट्रीट होना चाहिए, है ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, वो इनकम नहीं ट्रीट होना चाहिए, वो आपका बैलेंस शीट का आइटम है बेसिकली। तो इस वजह से क्या हुआ, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंज करना पड़ा। तो उसे कहते हैं कार्व आउट, और कार्विन मतलब कोई भी एडिशनल चीज़ें जो हम डालना चाह रहे हैं अपने इंडियाज़ में, ठीक है, जो कि आपके आईएफआरएस में नहीं दी हुई है। तो लिस्ट ऑफ इंडियाज थे ये सारे। तो एज ऑन डेट 39 इंडियाज नोटिफाइड हैं, आउट ऑफ विच जो है आपके आउट ऑफ विच 35 इंडियाज जो हैं वो सिलेबस में हैं आपके। ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ विच 35 जो इंडियाज है वो सिलेबस में है गाइस। तो ये इंडियाज 1, इंडियाज 2, ये सारे इंडियाज हैं। ये हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हमें सारे इंडियाज के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं मेन चीज़ पे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियाज। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज पे 3 फेसेस में इंडियाज आया। पहले फेस में क्या था कि अगर 31 मार्च, हम इसमें से 3 डेट देखते बेसिकली। कौन कौन सी डेट देखते गाइस? 3 डेट। कौन कौन सी? एक तो आपका 31/3/2014, ठीक है, और 31/3/2015, और एक होता है 31/3/2016। ठीक है, 31 मार्च 2003। तो अगर इन तीनों पर, ठीक है, इन तीनों पर ऑल कंपनीज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 500 करोड़, ठीक है, तो हमारा इंडेस 1 अप्रैल इमीडिएट अगले फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा, 1 अप्रैल 2016। ठीक है, तो पेरेंट सब्सी, और अगर एक बार कंपनी पे एप्लीकेबल हो गया तो उसकी जो पेरेंट है उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, सब्सी है उस पर भी, एसोसिएट है उस पर भी, जॉइंट वेंचर है, ठीक है, उस पर भी, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी और एनबीएफसी। अगर फॉरेन में कोई आपकी ब्रांच है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और कोई एनबीएफसी है तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर फेज़ 2 आया, क्योंकि धीरे धीरे ये इसको
ठीक है, क्या कर रही थी, धीरे धीरे चाह रही थी सारी कंपनियों में अपने को, तो धीरे 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 करके सारी कंपनी में लगा रही थी। तो फिर 1 अप्रैल 2014 में सारी लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल हुई फेज 2 में। और जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है, अगर उनकी नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन 250 करोड़ है, ठीक है, कब कब गाइस, कब कब, ये आपका 31/2014 को, 15 को, 16 को और 17 को। अगर इन चारों में से किसी भी फाइनेंशियल स्टेट में आपकी 250 करोड़ हो गई, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानेंगे 1 अप्रैल 2017 से, ठीक है। अगर एक बार किसी कंपनी पे अप्लाई हो गई लिस्टेड या अनलिस्टेड, तो उसकी जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, पेरेंट, ठीक है, सब पे एप्लीकेबल हो जाएगी एक्सेप्ट द फॉरेन कंपनी एनबीएफसी। इफ अ कंपनी मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड फेज 2 इन एनी ईयर आफ्टर, अगर 31 मार्च 2017 के बाद भी अगर कभी भी कंपनी का नेटवर्थ क्रॉस कर जाता है 250 करोड़ या 250 करोड़ पहुंच जाता है, तो फिर इसको इंडेस अप्लाई करना पड़ेगा इमीडिएट नेक्स्ट ईयर से। कब से गाइज, इमीडिएट नेक्स्ट ईयर से, ठीक है, इमीडिएट नेक्स्ट ईयर से। ठीक है गाइस, फिर आगे आपका एनबीएफसी के बारे में। तो इसमें क्या हुआ गाइस, इसमें नहीं बताया गया कि नेटवर्थ की कैलकुलेशन, सबसे पहले इस पर आ जाते हैं, नेटवर्थ की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो नेटवर्थ की कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाएगा, जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा, और पी&एल का कोई भी जो बैलेंस है वो भी ऐड हो जाएगा, और अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी ये आपकी नेटवर्थ हो जाएगी। एनबीएफसी के केस में कब एप्लीकेबल है, फेज 1 आया एनबीएफसी केस में, ठीक है। तो ऑल कंपनीज हैविंग नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 500 करोड़ एज ऑन 16, 17 और 18, अगर 16, 17 या फिर 18 पर, ठीक है, एनबीएफसी के केस में आपकी नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़ हुई तो आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आपकी पेरेंट पे एक बार आप पे एप्लीकेबल हो तो आपकी पेरेंट पे भी, आपकी सब्सी पे भी, आपकी ज्वाइंट वेंचर पे भी, आपके एसोसिएट पे भी, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी, ठीक है। ऐसे फेज 2 आया 1 अप्रैल 2019 में, तो उसमें लिख दिया क्लियरली कि सारी लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होगा और ऑन लिस्टेड कंपनी पे भी एप्लीकेबल होगा, हैविंग नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 250 करोड़ एज ऑन 16, 17, 18 और 19, ठीक है। अगर आप पे एक बार एप्लीकेबल हो गया फेज 2 में 1 अप्रैल 2019 को, मतलब 16, 17, 18, 19 पर, तो इमीडिएट इफेक्ट से 1 अप्रैल 2019 को आपको इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, और आप पे एप्लीकेबल हो गया तो पेरेंट पे भी एप्लीकेबल होगा, सब्सी पे भी, ज्वाइंट वेंचर पे भी, एसोसिएट पे भी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी। इफ अ कंपनी मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन फेज 2 in any year after 31/3/2019 then it shall apply India's from immediate next year after meeting the criteria, ठीक है। तो एनबीएफसी पे भी ऐसे रोल आउट हो गया एप्लीकेबल होना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। इंडियन कंपनी कैन अप्लाई इंडियाज ऑन वॉलंटरी बेसिस आल्सो, ठीक है। एनबीएफसी आर नॉट अलाउड टू अप्लाई इंडियाज ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। इंडियन कंपनी को अलाउड है वॉलंटरी बेसिस पे करना, लेकिन एनबीएफसी को अलाउड नहीं है ना, एनबीएफसी नहीं करेगी, ठीक है। एक बार स्टार्ट कर दिया इंडिया अप्लाई करना आपने, तो फिर आपको फॉरएवर करना पड़ेगा, आप पीछे नहीं मुड़ सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट गो बैक। कंपनी लिस्टेड एसएमई एक्सचेंज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडिया, ठीक है। जो भी एसएमई में एक्सचेंज लिस्टेड है उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एट प्रेजेंट इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। तो हमारा अब इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। इंडियाज 1 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट इज गिवन इन डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या आएगा गाइस, बैलेंस शीट आएगी, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आएगा, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आएगा, और नोट्स टू अकाउंट्स आएगा, ठीक है। तो इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब 5 चीज़ें हो गई हमारी, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एसओसी भी बोलते हैं इसे, और नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो ये है गाइस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है इंडियाज में, देखो ये पेरेंट सब्सिडी और एसोसिएट पे तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर मान लीजिए पेरेंट की 2 सब्सिडरी हैं, ठीक है, और सब्सिडरी जो है उस पर फेज 2 में ही एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ थी, तो उसकी पेरेंट पे भी तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन पेरेंट की जो दूसरी सब्सिडी है, मतलब पेरेंट का जो दूसरा बेटा है, ठीक है, उस पर अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है, रूल के मुताबिक। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आईसीए ने जो भी आपको दिया हुआ है लिखकर इंडियाज की एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो इसमें यही है कि अगर पेरेंट कंपनी के 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा जो है उसका 250 करोड़ क्रॉस हो रहा है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि, ठीक है, कि दूसरे बेटे पे, मतलब दूसरी सब्सिडी पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एक तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस ज़रूर याद रखना कि दूसरा केस ये है कि मान लीजिए कि आपकी, ठीक है, आपकी पेरेंट कंपनी है, लेकिन पेरेंट की पेरेंट कंपनी भी है, ठीक है, और क्योंकि आप सब्सिडी हो
तो सबसे, और आप क्रॉस कर रहे हो नेटवर्थ 250 करोड़, तो 250 करोड़ आपकी पेरेंट पे लगेगा, लेकिन पेरेंट की पेरेंट पे नहीं लगेगा अल्टीमेटली। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 2 बातें थी, तो आप ध्यान रखना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंड एस। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।